एकेडमी के एक छात्र जो सिलेक्ट हुए थे यूपी पीसीएस में, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है ताकि आपकी जो भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। उनको बुलाने से पहले इस संस्थान के डायरेक्टर RA खान सर को इनवाइट किया जाता है ताकि उनसे पहले वो आपको दो शब्द कहें और आपको बताएं। तालियों से स्वागत करें। अकादमी के बिहाफ पर मयंक जी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत। और हमारे साथी मयंक जो है बहुत संघर्षों के साथ देखो इस मुकाम को हासिल किया इन्होंने। तो बाकी जो भी आपके मन में सवाल हो आप मयंक जी से करें और बिना किसी फॉर्मेलिटी के करें। जो भी मन में आपके क्वेरीज हैं वो आपका आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं इनवाइट करता हूँ मयंक सर, आप आएँ। थैंक यू सर। सर का पिछले मेरे 2 साल से पोस्टेड हूँ यहाँ, बड़ा सहयोग रहा है। उस 2 साल में मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू दिया था 21 में, तो तब मेरा नहीं हुआ था। मैंने एक ही पोस्ट अप्लाई किया, बताता हूँ आपको क्या, मैं एक ही करता हूँ मैं पोस्ट। तो सर ने बड़ा मुझे हमेशा मोटिवेट किया पिछले 1 साल में। तो बल्कि सर से ज़्यादा पढ़ाई की बातें तो मैं ज़्यादा नहीं होती थी, सर मुझे पर्सनली वैसे बड़ा मोटिवेट करते थे। क्योंकि पढ़ाई वाली सैचुरेशन तो आ गई थी, पर कुछ जो कमियां थी उसमें सर ने बड़ा मेरा वो किया। तो मैं आप सबके सामने आज ये सर की ये जो गाइडेंस थी उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये पॉसिबल नहीं था शहर में मेरे ख्याल से, और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था इस एग्ज़ाम के लिए। तो पढ़ाई वाला पार्ट को भी कुछ, पर उससे ज़्यादा जो इस प्रिपरेशन में सपोर्ट चाहिए था वो मुझे सर से बहुत मिला, है ना। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। ये पॉसिबल नहीं था, मतलब ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं था, मैं जॉब कर रहा था साथ साथ, यहाँ सर्विस में था। तो सर ने हमेशा मोटिवेट यही किया, यार थोड़ा सा और सब्र रखो। पहले तो यार आप थोड़ा हल्के में लेते होगे ना, पता नहीं यार ये क्या बताएंगे, माने के ना माने, सारी तरह की। मेरे में भी ख्याल हम तैयारी करते थे तो कोई लेक्चर देने आता था, हमें भी लगता था कि यार ठीक है। तो और उससे पहले मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैंने 5 ईयर लॉ किया है। उसके बाद मैंने 5 ईयर लॉ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है, चंडीगढ़ से कैंपस से। उसके बाद मैंने MA इकोनॉमिक्स किया है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मतलब सबसे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स का, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे टीचर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था MA की, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, MA भी करता रहा, तो पहले अटैम्प्ट में सिविल सर्विसेज UPSC के अटैम्प्ट में मैं बुरी तरह से फेल हुआ। एक फेल होना होता है, एक बुरी तरह से फेल होना। जो हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहा हो, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हो, उसके 200 में से 60 नंबर आए तो बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी, अरे यार। नहीं तो ये सोचता था मैं कि यार जब एक अटैम्प्ट देंगे और पहले अटैम्प्ट में IAS हो जाएंगे तो सेटल है सब कुछ, कोई स्ट्रगल ही नहीं है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 63 मार्क्स आए थे UPSC प्रीलिम्स में। तो वो सारा घमंड था जो गोल्ड मेडल का, वो सब टूट गया था। औकात पता लग गई थी कि भाई ये एग्ज़ाम इतना हंसी खेल नहीं है। कॉलेज स्कूल में टॉपर हो गया, अब ये UPSC है, ये कोई मजाक नहीं। सेकेंड अटैम्प्ट दिया मैंने, तो इस दौरान समझ में आया कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी की थी, मेंस की पढ़ाई नहीं था कभी भी, पर जब मेंस की तैयारी की सेकेंड अटैम्प्ट में, वो अटैम्प्ट था और आज तक मैं कभी प्रीलिम्स में फेल नहीं हुआ। और फेल नहीं हुआ तो एक बात है, TCS में तो मैंने हमेशा 150 से ज़्यादा स्कोर किया प्री में, मतलब बीच में 21 में तो 175 स्कोर किया। तो UPSC में भी ऐसे ही रहा, 130 135 हमेशा अच्छा स्कोर किया। वो इसी वजह से किया क्योंकि मैंने फिर मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। प्री तो होना ही था, फिर जब मेंस की तैयारी कर ली तो प्री का ना होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि प्री से पहले एक बार वो अपने आपको ना मेंटल फ्रेम ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको MCQ फॉर्म में चीज़ों को देखना आना चाहिए। आप में से जिसने भी एग्जाम दिया होगा अभी तक उसको ये पता होगा कि उस पेपर में 50% ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप कर पाते हैं, जो सबको आते हैं। उसके बाद 10 से 12 क्वेश्चंस का गेम होता है जो आपको एज दिलवाता है, जो क्लियर करवाता है। और वो जो इंटेलिजेंट गेस की बात करते हैं लोग, वो वहाँ वो चीज़ प्ले करती है। अब इंटेलिजेंट गेस ना तो सर बताते हैं ना मैं आपको बता सकता हूँ, वो सिर्फ आप अपने आप प्रैक्टिस कर करके आपको रियलाइज़ हो जाता है कि इंटेलिजेंट गेस होता क्या है। तो फिर वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद से वो इंटेलिजेंट गेस करना आ गया। मैंने फिर लगातार सेकंड अटेम्प्ट में मेंस लिखा। मेंस किसी कारण से रह गया उस साल। मेरा ऑप्शनल उतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने लॉ मेरा ऑप्शनल है,
एमए मैंने इकोनॉमिक्स में किया था, तो वो 2 साल जब मैं लॉ से दूर रहा तो थोड़ा टच नहीं रहा था उतना अच्छा। थर्ड अटेम्प्ट हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फिर लॉ पे भी काम किया। प्रीलिम्स तो का स्ट्रैटेजी तो समझ में आ ही गई थी। मेंस के लिए सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी तैयारी की थी जीएस के लिए। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया यूपीएससी का। फिफ्थ अटेम्प्ट मैंने इस बार साथ लिया था, इसके साथ साथ मैं सर्विस कर रहा था, तो इस बार मेंस फिर से रह गया। वो मार्क्स आएंगे तो पता लगेगा किस वजह से रहा। पर जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था यूपीएससी का, तो मैंने पीसीएस भी दिया था पहली बार 2020 में। तो उस बार मेरा 55th रैंक आया था और मुझे डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट मिली थी। इस दौरान मैं 2 बार हिमाचल सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे चुका था, 1 बार राजस्थान का दे चुका था, 1 बार हरियाणा का दे चुका था। तो मतलब ये इस बात से मैं ये बता सकता हूँ कि मैं उस टाइम पीक पे था तैयारी के। मतलब मुझे वो सिर्फ एक पुश चाहिए था, नहीं मिला। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था तैयारी में। बस अब मान लीजिए कि कई बार चीज़ें से बोलते हैं ना इंग्लिश में, इट्स ऑल अबाउट टाइम एंड स्पेस। समय और जगह वो नहीं आ रही थी। जब समय आ रहा था जगह नहीं थी, जब जगह थी तो समय नहीं था। तो ऐसे करते करते वो 4-5 अटैम्प्ट्स निकले। उन अटैम्प्ट्स में मैंने बहुत कुछ सीखा। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के अटैम्प्ट में फेल हुए, कुछ नहीं सीखा, दोबारा फिर वैसे ही अगला अटैम्प्ट दिया। हर अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ नया किया मैंने, इम्प्रूव होता गया। अगर इस एग्जाम में 10 गलतियां हो सकती हैं ना, तो मैं आज आपको ये बिल्कुल अश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं 9 कर चुका हूँ। यूपीएससी में सिर्फ 10 ही गलतियां हो सकती हैं सिविल सर्विस के एग्जाम में। वो गलतियां भी आपको गिनवा दूंगा अभी मैं। तो मैं 9 कर चुका हूँ। एक बची है, वो गलती मुझे पता है, वो मैं गलती करूंगा नहीं। अगर ये 10 गलतियां आपको पता है ना, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकते सिविल सर्विस क्लियर करने से। पता होने के बाद हम गलतियां करते हैं, तभी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं फिर 20 में सिलेक्ट हो गया, मैंने ज्वाइन किया यहाँ। 1 साल फिर मैंने यूपीएससी नहीं दिया उस साल, जो कमियां थी उन पे काम किया। पीसीएस दिया मैंने, इंटरव्यू में गया। जब मैं पहली बार सेलेक्ट हो गया था, उसके बाद सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करता था। जैसे अगर आप इंटरव्यू जब जाते हैं ना, तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है पोस्ट की, कि फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। 20-25 पोस्ट होती हैं हर साल। तो मैं सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करता, डिप्टी कलेक्टर। उसके बाद की मैंने पोस्ट ही अप्लाई नहीं। उसका ये रीज़न था, जहाँ जिस पोस्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था, मुझे टाइम मिल रहा था पढ़ने का थोड़ा बहुत। अगर मैं किसी और पोस्ट पे होता, शायद जैसे पंचायती राज ऑफिसर होते, डीपीआरओ होते हैं, एआरटीओ होते हैं, पोस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत काम होता है हर तरह का, मतलब दोनों तरह की बातें। आप लोग अब बच्चे तो है नहीं, चीज़ें वहाँ फाइनेंशियल कंसिडरेशन भी होती हैं, बहुत लोगों को पैसा भी मिलता है, बहुत रुतबा भी होता है, गाड़ी घोड़ा मकान सब मिलता है। पर उस सब चीज़ों के साथ साथ आपको काम भी उतना ही करना पड़ता है। तो मैंने जो मेरे को पोस्ट मिली थी, मैं अब तो उसको पोस्ट को ब्लेसिंग मानता हूँ कि वो पहले तो बड़ा कोसता था यार, इतनी तैयारी की तो एसडीएम ही क्यों नहीं बने या कोई और पोस्ट क्यों नहीं बनी। पर उस पोस्ट में ये अच्छा था कि मुझे काम जितना करना चाहता था मैं काम करता था और फिर पढ़ाई भी कर पाता था। तो 21 में नहीं हुआ और फिर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, जिसके लिए मैंने लीस्ट तैयारी की। मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैं यूपीएससी के अगर किसी को टाइम टेबल पता हो तो 24 तारीख को मेंस खत्म हुए थे सितंबर में, और 26 से ये शुरू होने थे, 1 दिन का गैप था बीच में। तो मैं 9 बजे, ये एग्जाम था हिंदी का पहला पेपर 26 को, मैं सुबह 7 बजे इलाहाबाद पहुंचा था और एक भी बुक नहीं लेके गया था। अगले 4 दिन मैंने पेपर दिया और मैं सोया, पेपर दिया और मैं सोया। अब इस बात से आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं स्ट्रेस लेके एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। अगर आपने पूरे साल तैयारी नहीं की ना, उन 4 दिनों में आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। जब मैंने इतने साल से तैयारी कर रहा था, बल्कि यूपीएससी में इससे पहले जो मैं गलती बता रहा हूँ, जो मेरी 10वीं गलती है, जो मैं करता भी रहता हूँ पर उसको मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं की। एग्जाम से पहले स्ट्रेस, ऑप्शनल से पहले 3 दिन तक मैं सोया नहीं था। आधा घंटा सो गया, फिर उठ के करने लगा, 2 घंटे सो गया, फिर करने लगा। जो स्ट्रेस है ना, ये इस एग्जाम का सबसे बड़ा हर्डल है। अगर आप ये बैगेज लेके चलोगे कि यार मुझे एग्जाम कैसे भी करना है, मतलब बेइज्जती हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो एग्जाम को आप कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। वो 4 दिन थे जब वहाँ मैं इलाहाबाद में था, तो मैं वहाँ में कुछ नहीं, एक भी बुक नहीं लेके गया था, क्योंकि यूपीएससी का इतना लंबा 2 हफ्ते तक पेपर चलते हैं, वो करने के बाद मेरे पास इतना पेशेंस ही नहीं बची थी दोबारा किताब पढ़ूँ। जो मेरी इतने साल की, जो मेरी तैयारी का एक्सपीरियंस था, जो मैंने एक्यूमुलेट की थी, जो नॉलेज, उस नॉलेज से मैंने वो मेंस दिए।
मेंस देने के बाद मतलब मेंस दे के पेपर दे के पता लग गया था मुझे यार इससे अच्छा तो क्या लिख सकता हूँ मैं। जो जो एस्पेक्ट्स थे वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, बहुत बढ़िया पेपर लिखे। पहले अटेम्प्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। मेरे साथ एक कमी है, मेरी हिंदी बहुत वीक है। मैं 8th क्लास के बाद कभी हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं लिखता हूँ तो शायद आप लोग सब मुझसे अच्छे लिखते मिलेंगे, मैं आपसे भी गंदा लिखता हूँ। हिंदी शायद अच्छी होती मेरी, इस बार अच्छा हुआ होता, शायद रैंक 1 होता मेरा, क्योंकि मैं हिंदी में, मुझे पता है कि मैं 30-40 नंबर का पेपर छोड़ के आया था। तो हिंदी मेरी वीक रही है, पर मेरी जीएस इतनी स्ट्रांग थी कि मैं पहले भी जब सेलेक्ट हुआ तब भी, सेकंड टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट को छोड़ के किसी पोस्ट पे सेकंड टाइम भी सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं की थी तो इसलिए मुझे पोस्ट नहीं मिली। और थर्ड टाइम भी मेरा जीएस ही एक तरह स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, यहाँ भी और यूपीएससी में भी, जिसकी वजह से मेरा बार बार मैं इंटरव्यू में पहुंचा और बार बार मेरा सिलेक्शन हुआ। इस सारे प्रोसेस में मेरी जो एक्सपीरियंस था वो हमेशा ये रहा कि यार जब तक आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, ये ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल पढ़े, ऑल्दो कर लेते हैं लोग 1 साल में, पर अगर आप गाइडेंस में हो, आपको एक डायरेक्शन मिल गई है, तब तो हो जाता है 1 साल में। इनिशियली 1-8 साल इसमें इसलिए खराब होता है, हमें पता ही नहीं होता कि करना कैसे है। आप सब लोग ये जानते हैं यहाँ बैठे हैं कि क्या पढ़ना है, पर आप सब लोग ये नहीं जानते क्या नहीं पढ़ना है, और आप वो क्या नहीं पढ़ना है ना उस पर बहुत फोकस करते हैं। अब सर ने अगर आपको एक बुक बताई और आप कहेंगे कि सर सिर्फ एक किताब में काम चल जाएगा, अगर मैं सर की जगह आऊंगा तो पहले मैं आपको ये कहूंगा पहले एक किताब तो पढ़ लो। हम क्या करते हैं, मार्केट में इतना कुछ मटेरियल मिलता है, सब खरीद लेते हैं कि यार ये तो बस आईएएस बनना है, तो जब तक हमारी किताबें टेबल पे 20-25 किताब नहीं होंगी तो हम आईएएस नहीं बन सकते। जितनी कम किताबें होंगी ना आपकी टेबल पे, आप उतनी जल्दी आईएएस बन पाएंगे। कोई भी बुक का एग्जाम्पल लो आप, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक आती है। लक्ष्मीकांत को आप अगर फॉर एग्जाम्पल उस किताब में होंगे 700 पेज होंगे, अगर वो फाइनल जब तक आपकी तैयारी में वो हार्डली 20 से 25 पेजेस में नहीं आ जाएगी ना, तो उसका मतलब आपकी तैयारी में कोई कमी है। किसी ने मेंस दिया है आप में से? कोई ऐसा नहीं है, सब किसी ने प्री दिया है? बिगेस्ट फेलियर का तो यही रीज़न था कि हम क्वेश्चन ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब नेगेटिव मार्किंग की तरफ मैं ज़्यादा थी। अच्छा, मतलब करेक्ट क्वेश्चन के बावजूद मेरा जो पॉइंट था इनसे पूछने का, वो ये पॉइंट ये था कि जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे ना, कभी पूरी बुक आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर पाएंगे आप। आपको रिवाइज करने के लिए कंसाइज आपका मटेरियल चाहिए, वो आपका मटेरियल होगा, वो आपके साथ जो बैठा है उसके भी काम नहीं आएगा। जो मटेरियल होगा वो आपका अपना होगा, किसी टॉपर का नहीं होगा, वो आपका अपना होगा। और वो कैसे बनेगा, 30-40 बार जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे आप हर बार भूल रहे हो पॉइंट्स को, कुछ तो ऐसे होंगे आपको याद है, आपने पढ़ा है तो पता है मुझे, वो तो आपने लर्न कर लिया, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। आपसे वो पॉइंट छीनेंगे जो आप बार बार भूल रहे हैं। तो नोट्स होंगे वो जो बार बार भूल रहे हैं। जब आपने कंपाइल करके एक बार में नोट्स बना लिए, आधी चीज़ें आपको पता है, जो नहीं पता थी उनके नोट्स बना लिए, इसको रिवाइज किया, पेपर देने चले गए। तो अब जब भी आप अपने आगे तैयारी करेंगे, जैसे आप लोगों ने कुछ काफ़ी सारा सिलेबस पढ़ा भी होगा, तो उसको फाउंडेशन को जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये मूल मंत्र है। और वो फिर मल्टीपल n नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं तैयारी करने के, पर उन सब का एक कॉमन जो चीज़ है वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कोई भी एग्जाम को उठा लीजिए, पीसीएस पहले कोई और ज़माने में आता था, वो जब फैक्चुअल पूछते थे, बता दो नोबेल प्राइज किसको मिला है इस बार, अब वो नहीं पूछता आपसे वो। अब आपकी नॉलेज टेस्ट होती है, 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, कोई फिनोमेना पूछा जाता है, सही है गलत है ये बताना है। मतलब आप ये देखिए, हम इतने मैकेनिकल हो गए हैं, हम ये भी नहीं देखते हैं कई बार कि पूछा है विच इज़ नॉट करेक्ट, हम उसको करेक्ट वाले को करके आ जाते हैं। दिमाग हमारा इतना मैकेनिकल हो गया है, हमें लगता है कि करेक्ट ही पूछेगा ये, और इसी पे आपके साथ आयोग खेल रहा है। वरना ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब जो करेक्ट पता है उसको नॉट करेक्ट भी पता ही है, पर वो क्यों नॉट करेक्ट पे खेल रहा है आप लोगों के साथ? क्योंकि आप लोगों ने रटने की आदत बना ली है। आपको पता है कि नॉट करेक्ट ही, मतलब ये करेक्ट ही पूछेगा आपसे, और पूछ रहा है आपसे नॉट करेक्ट।
तो हमें अपनी तैयारी को इतना, फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है। और एक और चीज़, ये कंपटीशन ना आपका किसी के साथ नहीं है। अगर मैं ही नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करूंगा, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? अगर मेरे साथ वाले के से उसके मेरे फॉर एग्जांपल प्री के मॉक में मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, उसके 115 आए, तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, उसका भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। मेरा सिलेक्शन जब होगा जब मैं 120 से 150 कर लूंगा अपने, चाहे उसके कितने भी रहें, खुद को इम्प्रूव करता रहूंगा, वही मेरे को उस लाइन से क्रॉस करवा देगा। ठीक है? तो हमें जब ये समझ में आ जाएगा कि ये फाइट खुद के साथ है, खुद को इवॉल्व करना है। जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि गारंटी से कह रहा हूँ ये बात, अगले 3-4 साल में आप अपने आप को बड़ा बदलाव पाएंगे, मतलब आप इवॉल्व हो जाएंगे अपने आप में बहुत ज़्यादा। मैं जब कॉलेज में था, तो अगर आपने मुझे उन जमाने में कभी देखा होता तो आप कहते हैं ये लड़का तो बर्बाद है। मैं जिस तरह का मेरा मिजाज था कॉलेज में, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जो एक कॉलेज में कर सकते हैं शायद मैंने वो सब किया होगा। पर मुझे ये पता था कि किस दिन इस चीज़ से दूर होना है। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, मैंने उस दिन अपना सिम तोड़ा था। मेरे किसी फ्रेंड के पास मेरा नंबर नहीं था। नंबर छोड़ो, अगले 2 साल तक मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं था। जिस ज़माने में शुरू हो गए थे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और ये वो, मैंने फ़ोन नहीं रखा। DU के जिस हॉस्टल में मैं रहता था, वहाँ लैंडलाइन पे घर से फ़ोन आ जाता था कभी कभी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। वो जो इवॉल्व हुई चीज़ें, जो ट्रांसफॉर्म हुई, उससे जहाँ कॉलेज में हर तीसरे दिन पार्टी हो रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ शिमला घूमने जा रहे हैं और मौज मस्ती, बिल्कुल बहुत ही अलग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के में एक मार्केट है, कमला नगर मार्केट, अगर किसी ने सुना होगा उसका नाम, तो बड़ी फेमस मार्केट है वो। वहाँ हर DU में पढ़ने वाले बच्चे का ही होता है, शाम को घूमने जाएंगे कमला नगर मार्केट। मैं भी यही सोच के गया था यार, कभी कभी शाम को घुमाया करेंगे। फॉर नेक्स्ट 1 साल या 1.5 साल तक तो मैंने शाम होते हुए नहीं देखी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद कोई मुझसे कनेक्ट कर पाए इस चीज़ से कि कैसे वो अपने मन को मैंने रोक के रखा उस टाइम में। यार ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई दिवाली, कोई होली, कोई बर्थडे, कोई कज़न की शादी, कुछ नहीं देखा यार, कुछ नहीं देखा। कहने को मैं बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करूँ आपके सामने, पता नहीं मैं कितना पढ़ता था, क्या वो सब नौटंकी करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं टॉपर्स कि भाई हमने क्या किया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आप लोगों को अपने आप को रोकना पड़ेगा, तभी आप इतने सारे लोगों में, अगर आप SDM की पोस्ट को एम कर रहे हैं या IAS को एम कर रहे हैं, तो बहुत ही कम लोग बनते हैं। अगर मेरा 15th रैंक है, 15 लाख फॉर्म थे, तो 1 लाख में 1। तो अभी सोच के देखो कि 1 लाख में 1 होने के लिए आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जो और नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब आप लोगों को अपनी तैयारी जब करनी है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो डिस्ट्रैक्शन है, अब बहुत लोगों की डेफिनेशन डिस्ट्रैक्शन की अलग अलग होती है। डिस्ट्रैक्शन या बर्डन, स्ट्रेस, किसी के घर में कोई कर्जा है, स्ट्रेस है, डिस्ट्रैक्शन है। किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी लड़के को, स्ट्रेस है, एक प्रेशर है। किसी का घर नहीं है, कोई कर्जा, कोई कहीं से आपने ज़मीन गिरवी रख के तैयारी की है, अंडरस्टूड, स्ट्रेस है, प्रेशर है। पर इसके अलावा और सारी चीज़ें ना, वो प्रेशर नहीं है, वो आपके हाथ में है, उनको कैसे मैनेज करना है। आपको दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन आधे दिन पढ़ो, संडे को शाम को जो करना है वो करो। घूमो फिरो, नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे। हर आदमी को पहले साल में नहीं मिलेगा ये, कई साल लगेंगे आप लोगों को। तो एटलीस्ट अपनी लाइफ को बर्बाद भी मत करो। जो आपको ये प्राइम एज होती है 21 से 29-30 साल तक, एंजॉय भी करो, एक बैलेंस बना के चलो। बैलेंस बनाने कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। अगर आप मूवी देखने चले गए, आपको क्या यार तुम तो डिस्ट्रैक्टेड हो, मूवी देखने जाते हो, उसको बोलना यार वो गए दिन, ऐसे नहीं बनता है। अपने आप को बैलेंस रखो। अगर कोई मेडिटेशन कर सकता है, शाम को खेल सकता है। एक और बताता हूँ, मेरा इस बार का रैंक इम्प्रूव करने का बड़ा रीज़न क्या था। मैं ऑफिस जाता था, मैं चाहने को छुट्टी लेके भी तैयारी कर सकता था। मैं ऑफिस जाता था जान के, शाम को मैं रनिंग करने जाता था, सुबह उठ के मेडिटेशन करता था। पढ़ता तो उतना ही था, 5-6 घंटे, और इतनी ज़रूरत है। मैं आपको कहूँ कि आपको 15 घंटे पढ़ना, नहीं पढ़ना 15 घंटे,
7-8 घंटे पढ़ना है, पर रोज पढ़ना है। और बचे हुए टाइम में कुछ ऐसा करो जिससे आपके माइंड फ्रेश रहे, पॉजिटिव थॉट्स आए आपको। सारा दिन पढ़ोगे नेगेटिव सोचने लगोगे कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, उसका हो गया। आपके मन में अगर ऐसा कोई नेगेटिव थॉट वाला होता कि मेरा हो गया, सोचेगा यार इनका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। पर जब लोगों के रिजल्ट आते थे मैंने कभी सोचा ही नहीं, ठीक है यार इसका इसने तैयारी की, इसका हो गया, अगली बार मेरा हो जाएगा। तो ये तभी होगा जब आप बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है। तो अगर 6.5 दिन पढ़िए, 7th डे का आधा दिन मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, दोस्तों को फ़ोन करो, जो कर सकते हो, जो करना चाहो वो करो, एक्स्ट्रा सोच दो। पर वो 6.5 दिन आपके ऐसे होने चाहिए कि आपने उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर जब तक ये आपके अंदर से ये आपको महसूस होने नहीं लगेगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं शादी में चले गए और वहाँ बेचैन नहीं है ना आप कि यार पढ़ाई मिस हो रही है, तब तक कोई ना कोई पंगा है। मैं पिछले 7-6 साल में कहीं घूमने गया हूँ, पता नहीं 1-2 बार कभी बाय फोर्स दोस्त ले गए, यार तो पागल हो जाएगा, पढ़ पढ़े क्या करेगा। अगर सुबह मुझे न्यूज़पेपर नहीं मिला ना वहाँ, तो मेरा पूरा दिन मूड खराब रहा, आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। कोई बड़ी बात नहीं थी एक दिन का न्यूज़पेपर छोड़ना, अब लगता है कोई बड़ी बात नहीं थी, पर वो हमेशा एक अंदर से रहता था गिल्ट, यार वो टाइम जो फिक्स किया था वो मिस हो रहा है। तो इसको आप लोगों को अपने अंदर ये एक वैल्यू ही कहूँगा मैं, ये इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि हमेशा वो पैनिक में रहना, यार टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर 6.5 दिन आपने पढ़ लिया ना, तो 7वें दिन का आधा दिन आपका है, आपको जो करना है वो करना। और बाकी ये 6.5 दिन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन दिनों में भी सुबह शाम थोड़ा टाइम निकालो, वॉक के लिए जाओ, रनिंग करो, जो भी अच्छा लगता है फिजिकल एक्टिविटी करो, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो माइंड काम करना बंद कर देगा। सिर्फ पढ़ाई सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, जनरल एक लाइफ का भी एक बड़ा अच्छा वो है। किसी भी आदमी से पूछेंगे आप कि वो इतना काम कैसे कर पाता है, वो इसलिए कर पाता है कि अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखता है। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इतना स्ट्रेस होता है काम का, वो इतने अच्छे से कैसे काम कर पाते हैं। वो दिन में 1 घंटा, कभी आप दिल्ली जाएंगे लुटियन में, बहुत सारे ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो शाम को अपनी गाड़ी से वापस नहीं आते हैं, ऑफिस से भाग के वापस आते हैं। इतने ऐसे सेक्रेटरी हैं, इतने लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, कुछ PS हैं बड़े इंपॉर्टेंट मंत्रियों के। वो सब लोग शाम को अपनी ऑफिस में जाते हैं तो अपने ट्रैक सूट जूते वूते लेके जाते हैं, ऑफिस में कपड़े चेंज करते हैं, शाम को गाड़ी अलग जाती है, तो लोग भाग के आते हैं वापस। क्या ज़रूरत पड़ी है लोगों को भागने की और ये कुछ करने की? सिर्फ इसलिए कि उनका माइंड हमेशा फ्रेश रहे, ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है माइंड तक पहुँचे, आपको हमेशा पॉजिटिव महसूस हो, तभी काम कर सकते हो आप लोग। ये तैयारी कोई सज़ा नहीं है कि भाई ये करनी है, फंस गए तो जेल में आ गए। जितना स्ट्रेस लेके करोगे उतना समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा भी लगेगा और पॉसिबिलिटी होगा भी नहीं। तो जितने अब आप लोग इतने स्ट्रेस में मेरी बात सुन रहे हो, इतनी स्ट्रेस की बात है नहीं है। ये जर्नी है। अब मैं पिछले 5 साल देखता हूँ तो मुझे कई बार हंसी आती है यार, ऑल्दो ये भी आपको मैं बता दूँ, मेरी भी आप लोगों की तरह लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है, मेरे भी अटेम्प्ट बचे हैं। आप लोगों के साथ मैं भी एग्ज़ाम में बैठूंगा दोबारा से UPSC के। पर जितना भी अचीव किया है, इसको अचीव करने के लिए भी जो किया है, पीछे देख के बड़ी हंसी आती है कि यार कैसा टाइम था। पर ठीक है, और वो सारे जो गिले शिकवे थे सब दूर हो गए, आपके भी हो जाएंगे। मतलब इट्स नॉट अ कोई अलग यूनिक चीज़ नहीं है। जिस दिन आप लोग लाइन के उस तरफ होंगे ना, फिर आप और मैं हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा, आप कहेंगे यार सर आपका तो हो गया, अब आप तो अच्छी बात करोगे। तो ये हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। जब लोगों के लेक्चर सुनते थे ना, लगता है ये तो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, खुद का हो गया ना। तो पर मैंने भी कुछ अलग नहीं किया, आपकी तरह ही बैठा था मैं भी किसी क्लास में जाके, ऐसे ही नोट्स बनाता था, ऐसी बातें सुनता था। बस एक चीज़ मेरा ना, एक लास्ट आप लोगों को एक और वो है, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मत लेना इस तैयारी की। किसी की एक आदमी की मान लो, मैं नहीं कहता मेरी मान लो, सर की मान लो, एक आदमी की मानना यार। मल्टीपल गाइडेंस ब्लंडर है इस एग्जाम के लिए, डिजास्टर। 1000 तरीके हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के, 1000। मैं लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, IAS बन गए। कभी आंसर राइटिंग नहीं की, IAS बन गए। कभी प्री के मॉक नहीं किया, IAS बन गए। पर ये एक्सेप्शन है। इसको ये मत मानना कि आप लोग भी नहीं सब करना छोड़ देंगे।
आपकी स्ट्रैटेजी आपकी होगी। एक लेवल तक तो आपको ले जा सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि यार आप नॉर्थ में जाएंगे, एक पहाड़ आएगा, पहाड़ के बाद रेगिस्तान आएगा, फिर एक समुद्र आएगा, उसके बाद कुछ और ग्रासलैंड्स आएंगे, कुछ ऐसा बता सकता हूँ मैं आपको। पर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो समुद्र को आप कैसे पार करेंगे। कोई आप में से तैरना जानता होगा, कोई नहीं जानता, किसी को बोट की ज़रूरत है, किसी को पानी से डर लगता है। पहाड़ कैसे क्रॉस करना है, किसी को वो मांझी बन जाएगा, उस पहाड़ को तोड़ेगा, तो कहेगा साहब पागल थोड़ी ना, मैं ऊपर से चला जाऊँगा। को कहेगा सर मैं हेलीकॉप्टर लूँगा, मैं उसको उसके ऊपर से चला जाऊँगा। तो वो सब आप लोग अपने आप डिसाइड करेंगे। जो सर बता रहे हैं या कोई और जिससे आप गाइडेंस लेंगे वो बताएगा, या कहीं वीडियो देखेंगे तो आपको सिर्फ ये बता पाएगा, और ये भी वो आदमी बताएगा जो आपका वेल विशर होगा। इस एग्जाम में ना एक और बताता हूँ आपको। आज इतने कनिंग लोग मिलेंगे आपको, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताएगा अपनी। आपके साथ बैठा हुआ दोस्त कहेगा यार मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई, वो सारा 3 बार पढ़ के बैठा होगा, और वो कहेगा यार मेरी तो तैयारी हुई नहीं, आप लगेगा चलो मेरी आधी तो हो रखी है, इससे तो बेटर हो। हर आदमी झूठ बोलेगा। सबको पता है ये कंपटीशन है, कोई समाज सेवा नहीं है ये सिविल सर्विसेज। बेस्ट बनने के लिए कंपटीशन है। आपका कॉम्पिटिटर हमेशा आपका साथ वाला है जो आपको पागल बना रहा है। तो किसी की तैयारी से कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ऐसे भी मिलेंगे पागल बनाने वाले, आप कहेगा मैं तो 5 बार पढ़ ली, आप कहोगे मेरी तो 1 बार भी नहीं हुई, फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। तो कभी भी किसी की बात में आने की जरूरत नहीं है। किसने कितना किया, जो अच्छी भाई तूने जितना किया वो तेरी किस्मत, तेरी मेहनत, मैंने तो इतना किया। एक मेरा फ्रेंड है, वो IPS बन गया। फ्रेंड है तो है, पर तैयारी वाला फ्रेंड है, तो समझ जाइए वो कितना स्मार्ट और कितना कनिंग होगा। तो 5 अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला उस लड़के का। 6th अटेम्प्ट में उसको एक दिन बिठा के ज्ञान दिया गया। उसको 2-4 बहुत ही गहरी बातें कही गई कि यार तेरे कर्म बहुत ख़राब हैं, जो तो हरकतें करता है इस वजह से नहीं हो रहा है। उसने इम्प्रूव किया, मतलब किया नहीं किया, अगले साल वो IPS हो गया। उसकी आदत थी प्री से पहले ना वो रैंडम गंदे गंदे क्वेश्चन निकाल के लाता था यहाँ वहाँ से। उसको उसके आंसर पता होते थे, हमें नहीं पता। वो ऐसी स्कीम निकाल के लाएगा, उसका वो एक प्रोविज़न, यार उसमें 500 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं, नहीं पता यार। सब कुछ ज़रूरी भी नहीं सब कुछ पता हो, उसको पता होता था। वो पूछा उसने मुझसे, पता है? मैंने कहा नहीं। अरे तेरे को ये भी नहीं पता, तेरा नहीं होगा। वो अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए पूछता था क्योंकि उसको पता था उसका। अब ऐसे तो मेरे को भी बहुत सारे सवाल पता थे जो उसको नहीं पता थे, पर मैंने कभी नहीं पूछे उससे। प्री यार 2 दिन में मेरा प्री है, अब मुझसे ऐसे सवाल पूछ के क्या क्या करना चाह रहा है। तो उस आदमी का 5 बार प्री भी नहीं निकला। मतलब निकलना तो दूर की बात है, वो 15-20 नंबर कम रहता था। हमेशा नेगेटिव दिमाग, दूसरे की तैयारी को कमज़ोर कर दो, अपनी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कोई आपको एग्जाम से पहले ये कहता है कि भाई ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोला यार जितना पढ़ा है मैं उतना ही जानता हूँ, मेरे को उस पर विश्वास है। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे यार आपको ये नहीं पता। UPSC के एस्पिरेंट से लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ भी पूछेंगे, बताइए यार ये चांद ऐसे यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है, आपको नहीं पता है? आपको तो आप सिविल सर्विस में ज़रूरत ही नहीं मुझे भाई, मुझे मेरा सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस ऐसा भी नहीं है कोई कहते हैं यार डिफाइंड ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेक्ट्रम की बुक है हिस्ट्री की, तो बहुत है। एक टॉपर है, मेरी कज़न है, वो IPS है महाराष्ट्र में। पहले साल उनसे पूछने गया कि दीदी कैसे तैयारी करनी है, बोले कि ये बुक है पढ़ लेना। मैंने कहा बहुत है। बोले जब पढ़ लेगा ना अच्छे से तो बच्चों को पढ़ाने लगेगा। ये सवाल तो दूर की बात है बहुत है कि नहीं है, तो पढ़ाने लगेगा। बिपिन चंद्रा जब मैंने बुक ली मैंने फर्स्ट टाइम, तो मुझे लगा यार तो एक ही बुक है, इससे क्या होगा, IAS तो भाई बहुत कहते हैं क्या क्या पढ़ते होंगे। एक बार पढ़ने के बाद मुझे वो ज्ञान मिल गया। मैं आपको बिना किताब के 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ। पूरी हिस्ट्री को टाइमलाइन से बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ, क्या क्या क्या, बंगाल में क्या हो रहा था, पंजाब में क्या हो रहा था, महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, एक टाइमलाइन में पढ़ा सकता हूँ। एक ही बुक पढ़नी है। लक्ष्मीकांत की बुक अगर मैंने 100 बार पढ़ ली होगी तो शायद बड़ी बात नहीं है। मैं जितनी बार पढ़ता था ना उसके पहले पेज पे साइन कर देता था, ये हो गया डन। तो उस पहले वाला पेज कंप्लीट है, पीछे वाला कंप्लीट है, इधर वाला कंप्लीट है, और उसके नेक्स्ट वाला भी कंप्लीट है। तो 4 पेजेस पे साइन होंगे। देख लीजिए इतने छोटे से इनिशियल करता हूँ, कितनी बार साइन किया होगा। लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल टाइम रिविजन, प्रैक्टिस,
प्रैक्टिस किस लिए? इंटेलिजेंट गेस के लिए। जो गेस करने, जो तुक्के मारने हैं वो तुक्के नहीं है, वो प्रैक्टिस है। तुक्के तो ऐसे होते हैं जाके कुछ भी कराए, ऐसा नहीं होता। जब तक, और गेस क्या होता है? एलिमिनेट करके ऑप्शंस, यार ये तो नहीं होगा, ये होगा। फिर प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता लगेगा कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स भी होते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करते करते आप 50 से 75 पे चले जाएंगे। एंड 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप मान के चलिए आप IAS बनने के लायक हैं। ठीक, तो अब मैं सारी एक बार रिवाइज करा देता हूँ लोगों को। स्ट्रेस नहीं लेना, कॉम्पिटिटर से परेशान नहीं होना, उसको ज़्यादा पता है कम पता है, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, लिमिटेड पढ़ना है, और सबसे आखिरी में एक ही गुरु बनाना है। हर आदमी की अलग स्ट्रैटेजी है। टीना डाबी अलग थी, ठीक है। अनु कुमारी जो बाद में रैंक 2 हुई वो अलग थी। टीना डाबी लेडी श्री राम कॉलेज की टॉपर थी। अनु कुमारी गवर्नमेंट कॉलेज, किसी गवर्नमेंट उससे पढ़ी थी, नॉर्मल उस कॉलेज से, कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं थी वो। कनिष्क कटारिया IITian था। प्रदीप मलिक एक नॉर्मल, एक वहाँ मुरथल में कॉलेज है, एक वहाँ का पढ़ा हुआ था। सबका टेक ऑफ लेवल अलग है, सबका फाउंडेशन अलग है, सबका बैकग्राउंड अलग है। आपका गुरु वो होगा जो आपको सिर्फ डायरेक्शन बता देगा कि समुद्र, पहाड़, जंगल क्या क्या आएगा। रास्ता आपको खुद बनाना है। ब्लाइंडली कभी फॉलो मत करो किसी को। यूट्यूब के डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि लोग झूठ बोलते हैं। मुझे तो बहुत नफरत थी उन लोगों से। मैंने कभी आज तक वीडियो नहीं देखे किसी टॉपर की। कभी अगर मेरा भी कहीं इंटरव्यू आया तो शायद मैंने भी अपना वापस देखा नहीं, यार मैं छोड़ू, उस समय पता नहीं क्या माइंडसेट था। तो कभी उनको फॉलो मत करना कि अगर कोई ऐसा मिल जाए, कोई आदमी, सर है, पर्सनली एक बार बैठ जाओ सर के साथ कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप बताइए। आपने, क्योंकि सर ने भी इस फेज से निकले हैं। एक फर्स्ट अटेम्प्ट वाला आपको नहीं बता पाएगा सिलेक्शन हो गया। आपको वो आदमी बेटर बता सकता है जिसने फेलियर देखे इस एग्जाम में। वो गुरु आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैं वो बता रहा हूँ कुछ कंसिडरेशंस। उसको आदमी को देखना जिसने खुद ये प्रोसेस को एक बार निकला है, अच्छे से निकला है। मतलब ऐसा नहीं कोई मामा का लड़का है, 4 साल दिल्ली रह के आया था, एक बार प्री नहीं निकला, वो नहीं। कोई ऐसा आदमी जिसने इस एग्जाम को, मेरा एक फ्रेंड है अजय सोरान उसका नाम है, 6 बार इंटरव्यू दिए उसने यूपीएससी के लगातार, जिसमें 3 बार ऑप्शनल चेंज किया। अभी आप अगर देखेंगे एग्जाम में बड़ी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले क्या बोलते थे कि आप एक साइकिल में करो, जितने क्वेश्चन हो गए, फिर वापस से करो, फिर वापस से करो, 3-4 साइकिल में करते थे। अब यूपीएससी आपको इतना टाइम नहीं देता है, बड़ी स्टेटमेंट देता है आपको 1 या मैक्सिमम 2 साइकिल, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो 2 साइकिल में करना है तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर सकते हो। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है, कहने को वो 100 क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में वो 300 क्वेश्चन होते हैं। जब 300 क्वेश्चन करने के 2 घंटे में आदत होगी ना, तभी कर पाओगे उसको। तो ये तो स्ट्रैटेजी, किसी के क्वेश्चन होंगे तो फिर इसमें और बताऊंगा। मेरी तरफ से यही है, आप लोग सब बहुत बढ़िया, जो आपने शुरू किया है, ये कफन बांध लिया है सर पे, वेरी गुड। मेरी आपके सभी को बेस्ट विशेस। मैं चाहूँगा आप सभी लोग क्लियर करें। देर सवेर होगी सबकी, देखो ये नहीं कहता मैं सबको कि सर आपने कहा था हो जाएगा, नहीं हुआ हमारा, देर सवेर होगी। पर कभी दोबारा मिलेंगे तो आप लोगों से ऐसे मिलूंगा कि आप बताएंगे कि आपसे पहले एक बार वहाँ मुलाकात हुई थी और आप आए थे। मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट ही हूँ यार अभी भी, मतलब मुझे ऐसे मत देखना कि यार पता नहीं कौन किससे हमने लेक्चर दी, आपकी जैसा ही हूँ। आप भी आके बोल दो, मैं आपकी बैठ के बात सुन सकता हूँ, मतलब मेरे में इतनी पेशेंस है। अगर आप में से कोई मुझे सलाह देना चाहता हो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप भी दे सकते हो। बिल्कुल, मैं बड़े अच्छे मन से आपकी सजेशन दूंगा यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए मेरी बात आप अदरवाइज ऐसे एज ए लेक्चर मत लेना है, नॉर्मल बात कर रहे हैं आप लोगों से। आपको कुछ मेरे को बताना है ना कि सर आपका शायद इसलिए नहीं हो रहा है, तो आप बता दो, मैं उसको भी बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। हाँ यार, हो सकता है मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो अब सबका भी कोई एग्जाम दे रहा है 17 को, देंगे ना, बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। कुछ रिवीजन करना बार बार, जितनी बार कर सको। अब ना मतलब फर्स्ट अपना मार्च से नया पढ़ना बंद कर देना, कुछ नया नहीं पढ़ना, चाहे कुछ भी आ रहा हो मार्केट में, कुछ भी आ रहा हो मार्केट में। हमें 150 क्वेश्चन नहीं करने पीसीएस में, 90-95 में मेरा सिलेक्शन हो सकता है,
ठीक है, एक और भी दिमाग से बात निकाल देना, 100 के 100 क्वेश्चन आपको यूपीएससी के आने जरूरी नहीं है प्री निकालने के लिए। कट ऑफ देखते हो आप क्या जाती है आजकल, 85, 83, तो 100% तैयारी किसी की नहीं होगी। ठीक है, तैयारी होगी आप लोगों की प्री निकालने लायक। पास करना है यार, टॉप नहीं करना है प्री में किसी को भी, मेंस में टॉप करना है। तो प्री को हमेशा इस माइंडसेट से जाना है करने कि वो सिर्फ पास करना है मुझे। आज एक दिन के लिए मुझे बुलाया है यहाँ, इन सब बच्चों की भीड़ से मुझे निकलना है। मैं प्री देने जाता हूँ ये सोच जाता हूँ मेरा तो हो गया यार, प्री तो आज ऐसे ही टाइम वेस्ट करवाने मेरा बिना बात नहीं बुला के। इस माइंडसेट से तो कितनी भीड़ है वहाँ, बच्चे दिख रहे हैं आखिरी मोमेंट तक रिवाइज करते हुए। 3 दिन पहले किताब कर दी थी बंद, 2 कल रात को मूवी देखी है, 2 पेपर से पहले देखी थी, 1 रात पहले। क्योंकि अगर मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, वो आखिरी के 3 दिन में मैं क्या उखाड़ लूंगा। और मैं बड़े अच्छे मूड से पेपर देने गया हूँ, बढ़िया सोया हूँ 8 घंटे 9 घंटे, सुबह बढ़िया नाश्ता किया, पेपर देने चला गया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आप बेटर परफॉर्म करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में आपके उस आंसर उस क्वेश्चन का जवाब है, वो आप अपने आप को रोकते हो उस टाइम, यार तू गलत तो नहीं है। एक बुक है, अभी तो चलो आपकी वो किसी काम की नहीं है, एक बुक मैंने पढ़ी है। उस बुक में एक टेनिस कोच ने वो बुक लिखी है, एक प्लेयर को कैसे प्रैक्टिस करके कैसे उसको बेटर बनता है वो। तो उसमें वो बोलता है कि मसल मेमोरी होती है टेनिस में। बार बार जब एक शॉट मारते हैं तो आपके हाथ की मसल्स को पता होता है कि अब ये शॉट कहाँ मारना है। वो मसल मेमोरी के साथ साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी एक मेमोरी होती है। कभी आपके साथ किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक क्वेश्चन को मार्क कर दिया, बाद में उसको चेंज किया तो गलत कर दिया? ऐसा होता है ना? मेरे साथ भी होता है, मुझे पता है, मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है। अगर मैंने 150 क्वेश्चन कर दिए, फिर पेपर घुमा के मैं देखने लगा, 4 क्वेश्चन मैंने बदल दिए, तो चारों गलत होंगे। वो क्यों गलत होंगे? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने पहले सही बताया था। अब हमारी ईगो होती है ना, ईगो कि यार ना ये गलत है, जो एकदम झूठी और बकवास होती है, वो गलत करा देती है। ऐसे में कई बार लोगों के प्री 1 आध नंबर से रह जाता है। उस लायक होते हैं वो, उस सबकॉन्शियस माइंड में वो आंसर होता है। जैसे हमने क्वेश्चन को देखा, आप कहेंगे इसका तो ये आंसर है, पर फिर एक अंदर से आवाज आएगी, नहीं यार सोच ले, अभी भी गलत कर दिया। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है। ऐसा भी नहीं सबकॉन्शियस माइंड बकवास भी करता है कि भाई यार ठीक है ABCD, अरे B बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे नहीं, क्वेश्चन पढ़ के एक बार सोचो उसके बारे में कि क्या होगा। एक आवाज़ आएगी अंदर से, अगर वो तब आएगी, ऐसे ही आएगी जब के अंदर नहीं है वो आवाज़। पढ़ना पड़ेगा उस आवाज़ के लिए। जब आप पढ़ चुके होंगे पॉलिटी को 5, 10, 20 बार, तब आएगी आवाज़ वो। कभी आप सोचोगे यार आवाज़ ही नहीं आ रही अंदर से, कैसे हम, ऐसे नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। जब आप पढ़ लेंगे तो वो आवाज़ आएगी आपके अंदर। ठीक, तो ये सारी बातें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है मन में, अच्छा क्वेश्चन पूछना। नहीं खराब नहीं चलेगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले क्या गलतियाँ करते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं करते? गलती आप लोग नहीं करते, गलती सिस्टम कर रहा है। अब मेंस में जहाँ 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, बैठ जाइए, अगर जब 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं तो हिंदी मीडियम वाले को स्पीड में लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। जो मेरे आगे और पीछे बच्चे बैठे थे वो दोनों हिंदी मीडियम के थे, और उनको मैं स्ट्रगल करते हुए देखता था कि वो आंसर कंप्लीट करने में स्ट्रगल करते थे बहुत ज़्यादा। उनके 17 क्वेश्चन होते थे, मेरे 20 हो जाते थे। तो अब इसको चैलेंज को ओवरकम कैसे करना है, प्रॉब्लम तो पता लग गई। अब आपको प्रैक्टिस ये करनी है, आपको कीवर्ड्स पे काम करना है। पूरा सेंटेंस ना लिख के, पढ़ने वाले को कीवर्ड से भी समझ में आ जाता है। तो कीवर्ड्स आपको अपने नोट्स में, अगर एक लंबा सा सेंटेंस है उसका कीवर्ड बनाना है। भाई देखो, आपको हिंदी में ही लिखना है, कंपटीशन भी हिंदी में ही करना है, पेपर पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो पेपर पूरा करने के लिए आपको अपने सेंटेंस को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तैयारी करें तो अपने वो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पूरा सेंटेंस, पूरी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है,
छोटे वर्ड्स में लिखना सीखिए, फ्लो चार्ट बनाना सीखिए, ठीक है। तो यही एक सोल्यूशन है हिंदी मीडियम वालों के लिए कि उनको थोड़ा सा कंसाइजली लिखना आना चाहिए, उस पर काम करो। बाकी आपको नॉलेज तो उतनी ही होगी जितनी इंग्लिश मीडियम वाले को होगी, पर वो कंसाइज लिखना, क्योंकि आपको बड़ा सा लिखना पड़ता है। रनिंग में इंग्लिश लिखोगे ना बहुत जल्दी लिखी जाती है, हिंदी में लिखने के बाद ऊपर लाइन भी ड्रॉ करनी पड़ती है। धीरे धीरे करके एक एक सेकंड कितना टाइम बन जाता है आखिरी में। तो इसलिए आप छोटा लिखना सीखिए, टू द पॉइंट लिखना सीखिए और छोटा लिखना सीखिए। ये सबसे अच्छी एक वो आपके लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। 2 साल से जो न्यूज़ हो रही है सर, हमने उसके नोट्स बना लिए बहुत सर। बढ़िया। लास्ट टाइम पर आके जैसे मंथली जो पूरे साल की जो मैगजीन आती है सर, उसे एक बार ही देखा तो सर उसमें देख के ऐसा लगा कि यार ये न्यूज़ तो अभी रहेगा, ये तो हमने पढ़ी नहीं। तो सर उसके लिए क्या तभी तो हमने मैगजीन उठाई बाद में, पहले अपने नोट्स बनाए, मैगजीन उठाई, वहां से सिर्फ वो चीजें करनी है जो हमें मिस हो गई थी। पूरी मैगजीन नहीं पढ़नी फिर, या तो फिर पूरी मैगजीन पढ़नी है तो शुरू में ये मेहनत मत करो जो नोट्स बना रहे हो। पर खुद के नोट्स बनाए हुए याद रहते हैं, मैगजीन को रटना पड़ता है, ठीक है। खुद के बनाए होंगे ना तो फिर आंसर राइटिंग में कहीं घुसा पाओगे उसको, मैगजीन का पढ़ा हुआ नहीं घुसा पाओगे कहीं, ठीक है। मैगजीन हमेशा सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स रहेंगे पूरी तैयारी में। प्राइमरी सोर्स जो होगा वो पूरा ऑलमोस्ट 80% काम कर देगा। जो कुछ टिटबिट्स कहीं कहीं बच गए, छोटे मोटी कई चीज़ें बच गई, मिस हो जाती हैं। भाई आप अगर हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ उससे मिस हो गया, उसमें एक दिन नहीं पढ़ पाए थे अखबार बीच में, तो मैगजीन उसमें देख के उसमें कर लिया वो। अब मैं कैसे करता हूँ वो पता नहीं आपको सूट करेगी नहीं करेगी। मैं एक सब्जेक्ट को उठाता हूँ, 5 दिन तक सुबह शाम वही पढ़ता हूँ, ठीक है। 3 दिन में एक बार सिलेबस खत्म की, मतलब टॉपिक को जो उसका जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है 3 दिन में खत्म की, फिर अगले 2 दिन फिर रिवाइज किया 2 दिन में, जो 3 में किया था फिर 2 में किया, फिर आखिरी दिन में 1 में किया, उससे नेक्स्ट डे उसको आधे दिन में किया। तो मैं एक चीज़ को उन्हीं 1 हफ्ते में 3 बार कर लेता हूँ। मैं कुछ नहीं पढ़ता फिर पॉलिटी और कुछ नहीं। मैंने अगर मॉडर्न हिस्ट्री उठा ली तो मॉडर्न हिस्ट्री उठा ली। ये एक तरीका है। एक तरीका ये है, आप दिन को 2 में डिवाइड कर लो, सुबह से दोपहर तक ये करूँगा, दोपहर के बाद ये करूँगा। मैं क्या करता हूँ, सुबह 3 बजे से लेके और 9 बजे तक करंट अफेयर करता हूँ, 1 महीने के। 9 से लेके रात के 9 बजे तक सिर्फ पॉलिटी पढ़ता हूँ। वो आप अपनी सहूलियत से यार, ये तो सवाल ही अपने आप में ऐसा है कि सर कैसे बने, ये बस ये बता दो और कुछ नहीं। भाई पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा, अभी तो बहुत दिन आएंगे, कई सर्दियाँ आएंगी, कई गर्मियाँ आएंगी, कई बार बारिश होगी, तो सीख जाओगे। ये सवाल ही नहीं है, ये फाइट ही नहीं है। फाइट ये है कि जी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे करूँ। पूछिए आप पीछे है या नहीं, या वो सबके लिए मैगजीन में कवर हो सबके जाएंगे। लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वो है ये। जब तक सिलेबस याद नहीं होगा तो राहुल गांधी की खबरें पढ़ोगे अखबार में, ठीक है। मोदी जी की रैली की फोटो देखोगे और वो अखबार जो आधे घंटे में खत्म होना था वो 3 घंटे में खत्म होगा। तो पहले दिन सिलेबस को याद कर लो। अगर आपके सिलेबस के टॉपिक में वो चीज़ आती है तो रेलेवेंट है, नहीं आती है तो छोड़ो। कई बार ऐसा होगा पूरे दिन पूरे अखबार में कुछ नहीं मिलेगा सिलेबस का, कई बार होगा। मतलब अगर महीने में 30 दिन अखबार आया है तो मैं कह सकता हूँ 7 से 8 बार ऐसा होगा अखबार में आपके लिए कुछ नहीं है उसमें, ठीक, नहीं सुननी उस टाइम। अगर आपको AI समझ में नहीं आ रहा है यार, आपने किताब से पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या समझ में नहीं आ रही, रैंडम बस गूगल में लिखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ में UPSC भी मत जोड़ना। कोई किसी का स्कूल के टीचर की कोई वीडियो आएगी जिसमें बता रहे हैं कि ये होती कैसे, बेसिक समझ लो। इतना हेल्प लेना है इंटरनेट का बस, बाकी किताब सब कुछ हेल्प करेगी। सर न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाने जरूरी है या फिर वो मैगजीन में सब कवर हो जाएंगे? आपकी मर्जी है, मैंने क्या बताया, लोगों ने बिना करे भी किया है, आप कर रहे हो तो वो भी अच्छा है। आप ये देखो आपके पास कितना समय है दिन में, मैं आपको काम दे दूँ 3 लंबी लिस्ट, सब कुछ करना है, टाइम इतना है नहीं। बैकलॉग होते 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 इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, फिर छोड़ो यार, नहीं होता अपने से। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। न्यूज़पेपर में दिन में पढ़ लूँगा, कुछ मार्क कर लूँगा, इंपॉर्टेंट एक डायरी में लिख लूँगा, बस। कुछ ऐसे काम भी करते हैं लोग, अखबार से कटिंग काट के रख लेते हैं, कभी नहीं पढ़ पाओगे बाद में उसको, ठीक है। जो मौके पे दिख गया कहीं नोट कर लिया, खत्म। मैगजीन वाले क्या कर रहे हैं पता है, कौन बनाते हैं लोग मैगजीन, जैसे विजन की मैगजीन आती है, इनसाइट की आती है,
जो बच्चों ने सिविल सर्विसेज एग्जाम दे के नहीं क्लियर कर पाए वो कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, वो विजन की मैगजीन बनाते हैं। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों करोगे? टाइम क्यों वेस्ट करें हम? ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? लिखते हैं तो सर ऐसा क्या चीज़ है जो टीचर को अट्रैक्ट करता है इस क्वेश्चन में, अलग करता है सबसे? कितने दिन से आंसर राइटिंग कर रहे हो? सर अभी तो मतलब शुरू ही किया है जब से लिखना है। 5-6 महीने लिखो। जो आज आंसर लिखा है ना, इसको अपने पास रखना और 3 महीने के बाद लिखते रहना रोज। 3 महीने खत्म होते ही इस आंसर को फिर से पढ़ना और जो 3 महीने वाले आखिरी में लिखा है उसको देखना, दोनों में डिफरेंस पता लगेगा आपको। आप खुद कहोगे कि इस आंसर ने मुझे अट्रैक्ट किया, इसने नहीं किया। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। सर ऐसा क्या है जो डिफरेंस बनाता है? कुछ नहीं बनाता यार, कुछ नहीं। कुछ फैक्ट्स कभी आपने बहुत बार पढ़ा, कुछ फैक्ट्स याद हो गए, कुछ फिगर याद हो गए, कुछ कोट याद हो गए, वो बीच में याद हुए तो आंसर में घुसाने शुरू कर दिया। मुझसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मैं जब वुमेन से रिलेटेड कुछ आंसर लिखते थे, वुमेन एम्पावरमेंट और ये हो, तो मैंने कहीं एक मैगजीन में कहीं एक स्टेट एक लाइन पढ़ी कि वुमेन ने इतनी लंबी जर्नी ट्रैवल की है फ्रॉम सती टू मैरी कॉम। तो मैं ये फ्रेज जहाँ मुझे मौका लगता है फंसा देता हूँ उसमें आंसर में। वुमेन हैज ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम सती टू मैरी कॉम। अब इस बात से मैंने छोटी सी लाइन से मैंने वो पूरी कहानी बता दिया। मेरा आंसर आपसे अच्छा होगा या नहीं होगा? वो टाइम कुछ कुछ सीख जाते हैं, ऐसी लाइनें जिंदगी में आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। बेसिक जितना सिंपल लिखोगे ना, हाई-फाई अंग्रेजी लिखने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। सिंपल टू द पॉइंट, फैक्ट्स फिगर्स 5 पॉइंट, कंक्लूजन, खत्म। टाइम कहाँ है आपके पास उस आंसर को बढ़िया बनाने के लिए? 7.5 मिनट में अगर वो आंसर नहीं लिखा गया तो अब ये मान के चलेगा कहीं आखिरी में छोड़ेंगे तो उसमें ब्यूटिफिकेशन करने वाला आइडिया नहीं है जो स्कूल में हम लाइन भी ड्रॉ करते थे, अंडरलाइन भी करते थे। नहीं यार, था टाइम ही कहाँ है? 20 क्वेश्चन पूरे करने हैं। 50% आपको एक और बात बता के जा रहा हूँ, 50% लोग पेपर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। 50%, उससे भी 60 भी मान लीजिए। जब आपने पेपर ही पूरा नहीं किया तब तो वैसे ही रेस से बाहर है। फिर आप क्या किस्मत को कोसोगे, क्या तैयारी को कोसोगे? ठीक है, पेपर पूरा करना है, सिंपल लिखना है, प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर ठीक है सर, थैंक यू सर। बस आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। देखो एक बात मैं मयंक की आपको बता दूं, ड्यूटी में रहने की वजह से इनका बहुत ज़्यादा एक्सर्शन था, ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। इन्हें शामली का चार्ज भी दे दिया था, 2 ज़िलों का चार्ज इनके पास था और उधर यूपीएससी का पेपर भी था। तो काफ़ी मतलब स्ट्रेस थी कि कैसे तैयारी करें। तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला, एक नोवेल वे डिवाइस किया इन्होंने। सुबह 2:30-3 बजे उठना शुरू किया क्योंकि पूरा दिन ड्यूटी में जा रहा था, पढ़ने का समय नहीं था। तो भीषण सर्दी में सुबह 3 बजे उठना, यानी 3 बजे से तो पढ़ाई शुरू करना और 9:30 तक पढ़ना, फिर उसके बाद ऑफिस जाना। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे। अगर कुछ चाहत है तो राहतें निकल ही आती हैं। तो प्रोग्राम को आज वाइंड अप करते हैं। होप कि यू हैव लर्न समथिंग। फिर भी कोई क्वेरीज रहेगी तो हम पूछते रहेंगे, फिर बुला लेंगे किसी दिन मयंक जी को। थैंक यू।